संध्या और सूरज की इकलौती बेटी परी दोनों की आंखों का तारा थी। उसकी अच्छे से परवरिश करने के लिए संध्या जी ने अपनी नौकरी भी छोड़ दी थी। सूरज जी ने दिन रात मेहनत करके अपनी बेटी को अच्छे से अच्छी सुख सुविधा मुहैया कराई थी। उन दोनों के विश्वास पर खरी उतरती हुई परी भी हमेशा पढ़ाई में अव्वल नंबर पर रही। 12वीं कक्षा के बाद मेडिकल में दाखिला न मिलने के कारण उसने 1 साल और पढ़ाई कर फिर से उसकी प्रवेश परीक्षा देने का निर्णय लिया और बस वहीं से सारे फेरे उल्टे पड़ने शुरू हो गए। एक बात ध्यान से सुन लीजिए मम्मा, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ उज्जवल से, और अगर आपने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं घर से भाग जाऊंगी, कह देती हूँ। महज 18 साल की परी अपनी माँ को धमका रही थी। बेटी की बदतमीजी देख संध्या जी से रहा ना गया और उन्होंने जमकर एक तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। माँ की इस हरकत से परी थोड़ी सी सहम गई। उसके गाल थप्पड़ और अपमान से लाल हो गए, आंखों से आंसू बह रहे थे, पर फिर भी एक हाथ गाल पर रख उसने गुस्से से कहा, मेरा उज्जवल ही सच्चा प्यार करता है मुझसे, वही समझता है मुझे। याद रखिए मम्मा, अगर आपने मुझे उज्जवल से मिलने के लिए पाबंदी लगाई तो मैं मर जाऊंगी। और धड़ाम की आवाज के साथ उसने अपने बेडरूम का दरवाजा बंद कर लिया। संध्या जी असहाय सोफे पर बैठ गई। गुस्सा, डर, दुख और जवान बेटी पर हाथ उठाने का अपराध बोध, न जाने कितनी भावनाओं का सैलाब उनकी आंखों से उमड़ रहा था। रह रहकर उन्हें बस यही सवाल खाए जा रहा था, क्या कमी रह गई थी उनके संस्कारों में। दरअसल परी के मेडिकल कॉलेज के बाजू वाली बिल्डिंग में उज्जवल की दुकान थी। दिखने में अच्छा और बांसुरी बजाने वाला उज्जवल उसने 7वीं कक्षा में ही स्कूल छोड़ दिया था और मोहल्ले में आवारागर्दी करता फिरता था। हर रोज अपनी स्कूटी से आती जाती परी उसे पहली ही नज़र में भा गई थी। पहले उज्जवल ने पूछताछ कर उसकी सारी जन्म कुंडली निकलवाई और फिर बहुत दिनों तक उसका पीछा कर उसके लिए बांसुरी बजाकर दोस्तों के हाथों उसे गिफ्ट भिजवाकर जब एक दिन उसे फिल्मी स्टाइल में प्रपोज किया तो परी मना ना कर पाई। वैसे भी कॉलेज के सारे दोस्त बिखर जाने से वह थोड़ी सी अकेली हो गई थी। ऊपर से मेडिकल में एडमिशन ना मिलने से और इसी वजह से पापा की डांट खाने से थोड़ी सी दुखी भी थी। उसकी ठीक इसी मनोस्थिति का फायदा उठाकर उज्जवल ने उसे सहानुभूति जताई और फिर अपने प्यार के जाल में फंसाया। उज्जवल की अपने प्रति दीवानगी देख परी को उसके बेहद खास होने का एहसास होता। उसका गाना, बांसुरी बजाना, फिल्मी अंदाज, इन सब पर परी फिदा हो चली थी। और यह उम्र भी भले बुरे का फर्क जानने की कहाँ होती है। बस फिर क्या था, परी अपनी मेडिकल क्लास मिस कर घंटों उज्जवल के साथ घूमती रहती। यह सिलसिला 3 महीनों तक चला और भी चलता रहता अगर संध्या जी की सहेली ने उन दोनों को साथ में नहीं देखा होता। सहेली की बातों पर एक पल को संध्या जी को विश्वास ही नहीं हुआ, पर आज जब उन्होंने खुद बेटी के मेडिकल में दाखिला होने के बाद परी मेडिकल क्लास में जाने लगी, मेडिकल क्लास जाकर छानबीन की, तब जाकर उन्हें सच्चाई का पता चला। शाम को घर आने के बाद जब उन्होंने परी को आड़े हाथों लिया तो पहले तो उसने इनकार कर दिया, पर फिर बात को स्वीकारते हुए बदतमीजी पर उतर आई थी। और अब बेटी की धमकियां सुन तो संध्या जी का कलेजा मुंह को आ गया था। सूरज जी ऑफिस की तरफ से 2 महीने के लिए बाहर गए थे। उनको यह सब बताकर संध्या जी उन्हें वहां परेशान नहीं करना चाहती थी, पर अब इस बारे में किससे परामर्श करे उनकी समझ में नहीं आ रहा था। और बात फैल गई तो सवाल बेटी की जिंदगी का था। सोचते हुए अचानक उन्हें किसी की याद आ गई और लगा जैसे अंधेरे में रोशनी की किरण मिल गई हो, और वह नाम था उनकी माँ, परी की नानी सुमित्रा देवी का। सुमित्रा देवी को अपने बेटे के साथ शहर में रहना रास नहीं आता था, इसीलिए वह पुरखों की जमीन संभालते हुए गांव में रहती थी। 75 साल की उम्र पार कर चुकी
सुमित्रा देवी गांव में जरूर रहती थी पर गवार नहीं थी। दोनों बहुओं के साथ उनके संबंध हमेशा दोस्ताना रहे थे और उनकी इकलौती बेटी संध्या और उनकी बच्ची में तो उनकी जान बसती थी और सबसे बड़ी पोती परी में उनकी जान बसती थी। परी को भी नानी से बहुत प्यार था। गर्मी की ऐसी कोई छुट्टियां नहीं रह गई जब वह अपनी नानी से मिलने ना गई हो। तुरंत ही भारी मन से संध्या जी ने माँ को फोन लगाया और रोते रोते सारी दास्तां एक ही सांस में उन्हें बयां कर दी। सुमित्रा देवी ने बेटी को ढांढस बंधाते हुए 2 दिन में उनके पास पहुंचने का आश्वासन दिया। संध्या जी के लिए वह 2 दिन और 2 युगों की तरह बीते और तीसरे दिन गांव की ढेर सारी सब्जियां, फल, पापड़, अचार व प्यारी पोती के लिए शुद्ध देसी घी से बने लड्डुओं के साथ सुमित्रा देवी का आगमन हुआ। परी क्लास से आते ही अपनी नानी के गले लग गई। सुमित्रा देवी ने भी उसे बाहों में भरकर अपने साथ लाए लड्डू से उसका मुंह मीठा किया। फिर उसे पास बिठाते हुए पूछा, और गुड़िया रानी कैसी चल रही है वो तेरी डॉक्टर की पढ़ाई? इसी की वजह से सूरज ने तेरा दाखिला कहीं और नहीं कराया ना? तेरा बाप भी ना हद कर देता है, कभी कभी डाल देता किसी और कोर्स में तुझे। कौन सा आसमान गिर पड़ता, खामा खा 1 साल बर्बाद कर दिया मेरी बेटी का। कहकर सुमित्रा देवी रुक गई। वे परी का अंदाजा ले रही थी। पापा को क्यों दोष दे रही हो नानी? डॉक्टर बनने का फैसला तो मेरा था, वो तो थोड़े से मार्क्स कम आ गए इसीलिए नहीं हो पाया इस साल। सुमित्रा देवी पोती की तरफ देख मुस्कुरा दी। अच्छा चल छोड़ ये पढ़ाई बढ़ाई की बातें, ये बता तेरी माँ तुझे खाना देती है या नहीं? कितनी पतली हो गई है मेरी लाडो। कहते हुए उन्होंने एक और लड्डू परी के मुंह में ठूस दिया। और इधर नानी का इतना प्यार और अपने तब देख उनसे उज्जवल के बारे में कुछ भी जिक्र ना करने के लिए परी ने मन ही मन माँ को धन्यवाद दिया। सुमित्रा देवी को आए अब 3 दिन हो गए थे। इन दिनों में उन्होंने महसूस किया कि परी अपनी माँ से कटी कटी सी रहती है और घर आते ही मोबाइल में व्यस्त हो जाती है। पढ़ाई में तो उसका ध्यान ना के बराबर था। अगली सुबह जल्दी उठकर सुमित्रा देवी ने भगवान की पूजा की और परी को अपने पास बुलाकर कहा, देख मारी लाडो, मैं जानती हूँ कि अपनी मेहनत और लगन से तो इस परीक्षा में जरूर अच्छे नंबर लाएगी, पर फिर भी मुझ बुढ़िया के समाधान के लिए मैंने तेरे लिए देवी माँ का एक व्रत रखा है। इसीलिए तू हर सुबह क्लास जाने से पहले मुझसे प्रसाद जरूर लेती जाना। नानी के हाथों प्रसाद लेते हुए अनायासी परी ने उनका चरण स्पर्श किया। अब ये सिलसिला रोज का हो गया। शाम को परी के घर आने से पहले सुमित्रा देवी हर रोज उसके पसंद का व्यंजन बनाकर रखती और फिर उन्हें परोसते हुए बातों बातों में परी को उसके क्लास व पढ़ाई के बारे में पूछ लेती। उन्होंने उसे कभी यह आभास नहीं होने दिया कि वे सब जानती है। वे उचित समय का इंतजार कर रही थी और वह जल्दी ही आएगा, इसका भी उन्हें अंदेशा था। इधर हर सुबह प्रसाद ग्रहण करते वह हर शाम नानी से झूठ बोलते समय परी के मन में कुछ न कुछ चुभता जरूर था। माँ की चुप्पी व नानी से झूठ बोलने का गिल्ट, इन सब का एक त्वरित परिणाम यह हुआ कि परी अब कभी कभी क्लास जाने लगी, पर उज्जवल के प्रति उसका प्यार अभी भी बरकरार था। एक दिन क्लास के लिए सरप्राइज टेस्ट में परी के सबसे कम नंबर आए और वहाँ के शिक्षकों ने उसे एहसास कराया कि इस तरह से वह कभी भी परीक्षा पास नहीं होगी। परी को कम नंबर से ज़्यादा इस बात के लिए उसके स्वयं के जिम्मेदार होने का दुख ज़्यादा हुआ। शाम को वह घर पहुंची तो संध्या जी किसी काम से बाहर गई हुई थी। सुमित्रा देवी ने पोती का उतरा हुआ चेहरा देख बस उसे अपने पास बिठाते हुए उसके सर पर हाथ फेरा। परी नानी के गले लग फपक कर रो पड़ी। सुमित्रा देवी भी ज़्यादा कुछ पूछने की बजाय बस उसे सहलाती रही और फिर धीरे से बोली, लाडो तेरी उदासी का कारण तो मैं ना जानू हूँ, पर याद रख तेरी हर परेशानी में ये तेरी नानी तेरे साथ है। उनका इतना कहना था कि परी के सब्र का बांध टूट गया और उसने परी की दोस्ती, माँ की डांट से लेकर आज के टेस्ट रिजल्ट तक की सारी बातें नानी से साझा कर अपना दिल हल्का किया।
भावनाओं के सैलाब में बहकर परी ने सारी बातें नानी से कह तो दी, पर अब उसे डर लग रहा था कि कहीं वह भी गुस्सा होकर माँ के जैसा उस पर हाथ ना उठा दे या फिर नाराज होकर उससे बात करना छोड़ दे। पर सुमित्रा देवी ने भी अपने बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए थे। वे जानती थी कि इस कच्ची उम्र में बच्चे से कही जाने वाला हर शब्द भविष्य में उसके हर निर्णय को प्रभावित करता है। सुमित्रा देवी का शांत चेहरा देख परी ने अचरज से पूछा, नानी क्या आप नाराज नहीं हो मुझसे? क्या मैं नाराज हो जाऊं? ऐसा कुछ तूने किया है? बेटा, सुमित्रा देवी ने बोल उसी के पाले में रखते हुए सवाल किया। इस अचानक से आए सवाल से परी गड़बड़ा गई। वो नानी, मुझे लगा उज्जवल शायद आप कैसे कहे उसकी समझ में नहीं आ रहा था, तो सुमित्रा देवी ने ही बात शुरू की। देख परी, तेरी परीक्षा के बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं जानती, पर मैं देख रही हूँ कि अब इस पढ़ाई में तेरा ध्यान नहीं लग रहा है। मेरी मान तो डॉक्टर बनने का ख्याल दिल से निकाल दे। तेरे लिए अब यह संभव नहीं है बेटा, और जिस रास्ते जाना ही नहीं उस रास्ते से चलना क्यों है भला? उनकी अपेक्षानुरूप बात परी को तीर की तरह चुभ गई और वह तपाक से बोल पड़ी, मैं डॉक्टर बनने के बिल्कुल काबिल हूँ नानी। मेरी जिंदगी के हर रास्ते की मंजिल यही है। आपको कैसे लगा कि मैं ये नहीं कर सकती? परीक्षा में अभी भी 6 महीने बाकी हैं और मैं ठान लूँ तो सब कुछ मुमकिन कर सकती हूँ। परी की बातों में दिखाई देने वाले निर्धार को और मजबूत करने के लिए सुमित्रा देवी ने कहा, पर बेटा, सारा समय पढ़ाई लिखाई और क्लास में लगा देगी तो अपने उस दोस्त से कब मिलोगी? क्या नाम है उसका? उज्जवल नानी। और मुझे पता है कि वह मुझसे सच्चा प्यार करता है, इसीलिए उसे समय ना भी दूं तो नाराज नहीं होगा मुझसे। आप बताइए, मैं सही कह रही हूँ ना? परी ने पूछा तो सुमित्रा देवी उसकी बलाई लेते हुए बोली, अरे अब तेरे जैसी नई पीढ़ी की समझदार लड़की सही फैसला नहीं लेगी तो क्या मेरी जैसी बुढ़िया लेगी? और दोनों नानी पोती खिलखिलाकर हंस पड़ी। उस दिन से परी के बर्ताव में परिवर्तन आ गया। अब वह मोबाइल में कम और पढ़ाई में ज़्यादा व्यस्त रहती। क्लास भी नियमित रूप से अटेंड करने लगी। बेटी में आए बदलाव को देख संध्या जी को भी कुछ राहत महसूस हुई और वे भी उससे बात करने लगी। घर के माहौल में छाए हुए चिंता के बादल धीरे धीरे हटने लगे। 1 महीने में परी उज्जवल को बस 3 से 4 बार ही समय दे पाई। बाकी सारा समय वह पढ़ाई में लगी रहती। पिछले कई दिनों के बैकलॉग को भी उसने भर दिया। सुमित्रा देवी भी अपने नुस्खे के काम कर जाने से काफ़ी खुश थी। इधर परी के ना मिलने से उज्जवल झटपटा रहा था। वह उसे बिल्कुल गंवारा नहीं चाहता था। उसके जैसी बुद्धिमान व सुंदर गर्लफ्रेंड होने के कारण ही तो वह इतने दिनों से दोस्तों में अपना रोब जमाए हुए था। अब वही दोस्त उसे चिढ़ाने लगे थे। अब वह किसी भी हालत में परी को पाना चाहता था। उसने उसे हमेशा की तरह रोज मिलने के लिए मनाने की काफ़ी कोशिश की, पर अब परी अपनी क्लास मिस नहीं करना चाहती थी। पर उज्जवल भी इतनी जल्दी हार कैसे मान लेता भला? उसने उस पर इमोशनल प्रेशर डालने के लिए एक नया तरीका आजमाया। उज्जवल के प्यार में पूरी तरह डूबी परी उसकी बातों में आ गई और एक दिन शाम को घर आने के बाद उसने सुमित्रा देवी से बात करते हुए एक बम विस्फोट किया। नानी, मैं उज्जवल से जल्द शादी करना चाहती हूँ। क्या? सुमित्रा देवी की सांस जैसे गले में अटक गई, पर फिर अपने आप को संयत करते हुए उन्होंने पूछा, बेटा, पर ऐसा अचानक क्या हुआ? अभी तक तो तू पढ़ाई के बारे में सोच रही थी और अब अचानक शादी? वो नानी, दरअसल बात यह है कि उज्जवल के घर वाले उसके लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। वह कह रहा था कि अगर मैंने जल्दी ना की तो उसके माँ बाप जबरदस्ती
उसकी शादी किसी और से कर देंगे और मैं उसके बिना नहीं जी सकती नानी। कहते हुए परी रोने लगी। बेटी की बातें सुन घर में आती संध्या चक्कर खाकर गिरते गिरते बची। उनको संभालते हुए परी बोली, आई एम सॉरी माँ, पर मैं सच में उज्जवल को खोना नहीं चाहती। और फिर नानी की तरफ मुखातिब होते हुए उसने कहा, आपने कहा था ना नानी कि आप हमेशा मेरे साथ रहोगी, तो आप प्लीज़ पापा से बात कीजिए ना। और हाँ, मेरी पढ़ाई की चिंता भी मत कीजिए। उज्जवल ने कहा है कि शादी के बाद भी मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकती हूँ। मुझे घर का कोई काम नहीं करना होगा। कितना अच्छा है ना उज्जवल। परी के भोलेपन पे तरस खाए या उस पर गुस्सा करे, यह उसकी माँ और नानी दोनों के समझ में नहीं आ रहा था। इससे पहले कि संध्या जी फिर से अपना आपा खो बैठे, सुमित्रा देवी ने परिस्थिति की गंभीरता को भांपते हुए पोती को अंदर जाने को कहा और कल इस बारे में बात करने का आश्वासन दिया। रात भर सुमित्रा देवी करवटें बदलती रही। वे सोच रही थी कि कितना अंतर आ गया है पीढ़ियों में। कहाँ वे शादी के बाद भी अपने बाबूजी से बात करने की हिम्मत नहीं रख पाती थी, और कहाँ ये आजकल की लड़कियां खुद ही अपनी शादी करवाने पर जोर दे रही है। इधर संध्या जी की आंखों से भी नींद कोसों दूर थी। बेटी पर अच्छे संस्कार ना कर पाने के लिए वे खुद को कोस रही थी। सुबह 5 बजे ही भगवान से हाथ जोड़ने आई दोनों माँ बेटी पूजा घर में एक दूसरे से रूबरू हुई और संध्या जी माँ के कंधे पर सर रखकर सुबह पड़ी। वह कहने लगी, माँ, मैं इन्हें खबर कर देती हूँ कि जल्दी से यहाँ आकर बेटी के होश ठिकाने लगाए। अब बात हमारे बस की नहीं रही। बेटी की बात सुन सुमित्रा देवी ने फिर से एक बार उसका ढांढस बंधाते हुए कहा, नहीं बेटा, हमें सब्र से काम लेना चाहिए। सूरज जी ने गुस्से में आकर कोई कदम उठाया और परी घर से भाग गई तो मत भूलो कि वह अब बालिग है। तुम लोग तो उस उज्जवल के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज नहीं कर सकते। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मतलब? संध्या जी ने रोते हुए पूछा। मतलब यही कि परी खुद ही इस शादी के लिए मना कर दे। सुमित्रा देवी के उत्तर पर संध्या जी ने हैरानी से कहा, पर हम ऐसा क्या कर सकते हैं माँ? बेटी, मैंने सोचा है, तू बस मुझ पर भरोसा रख। हम जरूर हमारी बच्ची को इस सब से बाहर निकालने में कामयाब होंगे। जवाब देते हुए सुमित्रा जी के होठों पर मुस्कान खिल गई। सुबह हमेशा की तरह प्रसाद ग्रहण करते समय परी की आंखों में उभर आए सवाल के जवाब में सुमित्रा देवी ने उसे उज्जवल के बारे में उसके पापा से बात करने का आश्वासन दिया। संध्या जी बेमन से भी ही सही, पर चुप थी। मेरी प्यारी नानी, कह परी उनके गले लग गई और चहकते हुए पूछा, तो मैं कब आपसे उसे मिलने ले आऊं? कैसी बेशरम लड़की है। मुंह तक आए शब्द संध्या जी ने माँ का चेहरा देख फिर से निगल लिए। सुमित्रा देवी ने परी के उल्लास पर थोड़ी सी रोक लगाते हुए कहा, परी देख बेटा, तेरी माँ की नाराजगी स्वीकारते हुए मैंने सिर्फ तेरी खुशी के लिए सूरज से बात करने के लिए हाँ कही है ना? तो अब तुझे भी मेरी बात माननी पड़ेगी। हाँ हाँ नानी, आप जो कहे मैं करूँगी। परी के तो जैसे पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। तो सुन, तेरे पापा के आने में अभी 1 महीना बाकी है, तो तब तक तू उज्जवल से ज़्यादा नहीं मिलेगी। और बेटा, शादी ब्याह की बातें सीधे लड़के से नहीं उसके घर वालों से की जाती हैं। तूने कहा था ना कि उसके घर वाले गांव में रहते हैं, तो तेरे पापा के आने के बाद हम लोग उसके माँ पापा को बुलाकर उनसे बात करेंगे। पर याद रखना, इस बीच अगर मुझे तेरा ध्यान पढ़ाई से हटता हुआ नजर आया तो फिर। अरे नहीं नहीं नानी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं उससे नहीं मिलूंगी। मेरे लिए तो पहले डॉक्टर बनना, फिर उज्जवल। परी नानी की बात बीच में ही काटते हुए जल्दबाजी में बोल पड़ी। वह अब ऐसा कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी जिससे नानी का मन बदल जाए। और फिर हमारा नंबर कब आता है भाई? सुमित्रा देवी ने उसकी चुटकी लेते हुए पूछा। अरे मेरी प्यारी नानी, आपका स्थान तो सबसे ऊपर, गिनती तो आपके बाद शुरू होती है। परी ने हंसते हुए जवाब दिया और झूमती हुई क्लास के लिए निकल पड़ी। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। ओहो, गुनगुनाते हुए परी ने शाम को घर में कदम रखे।
यही गाना गाकर उसकी सहेलियां व उज्जवल के दोस्त उसे छेड़ रहे थे। जब से उन दोनों ने शादी के बारे में उन्हें बताया था, ऊपर से आज मेडिकल क्लास में लिए गए सरप्राइज टेस्ट में भी पहले की तरह परी के नंबर सबसे ऊपर थे। खुशी के पंख लगाए सपनों के बादल में उड़ती परी अचानक धरती पर आ गई। जब उसने देखा कि आज माँ या नानी ने उसके लिए कोई स्नैक्स बनाकर नहीं रखा है, थोड़ा सा अजीब तो लगा उसे, पर भूख भी जोरों की लग रही थी। तो उसने खुद ही अपने लिए कॉफ़ी बना ली और थोड़े से बिस्किट लेकर पढ़ाई करने चली गई। रात में सोते समय नानी को अपने कमरे में पाकर परी को हैरानी हुई। नानी, मैं रात में लाइट जलाकर पढ़ाई करती हूँ तो शायद आपको नींद नहीं आएगी, उसने कहा। तो सुमित्रा देवी बोल पड़ी, अरे नहीं नहीं बेटा, तू गलत समझ रही है। मैं तेरे साथ नहीं सोऊंगी, बल्कि आज से मैं यहाँ और तू मेरे कमरे में सोएगी। क्या आपके कमरे में? नहीं नानी, वहाँ एसी नहीं है और मुझे बिना एसी के नींद नहीं आती, परी ने नाराजगी दर्शाते हुए कहा। तो सुमित्रा देवी उसे अपने पास बिठाकर बोली, देख लाडो, शादी के बाद हर लड़की का घर उसका ससुराल होता है और तूने ही कहा था कि उज्जवल यहाँ एक किराए के छोटे से कमरे में रहता है ना? तो जाहिर सी बात है कि उसके घर तो एसी होगा नहीं। शादी के बाद तुझे कोई दिक्कत ना आए, इसीलिए अभी से आदत डालनी होगी बेटा। तू समझ नहीं रही है ना कि मैं क्या कह रही हूँ? नानी के तरफ का कोई जवाब ना सूझकर जी नानी कहते हुए परी उनके कमरे में सोने चली गई, पर रात भर ठीक से सो नहीं पाई। दूसरे दिन शाम को जब क्लास से परी घर आई तो उसने अपना कमरा हमेशा की तरह साफ नहीं पाया। उसने देखा कि ना ही उसके कमरे में झाड़ू पोछा किया गया है और ना ही सुबह बेड पर उसके द्वारा फेंके गए कपड़े हमेशा की तरह धुलने गए हैं। और तो और कल की तरह आज भी उसके लिए शाम को नाश्ते में कुछ नहीं बनाया गया था। दनदनाती हुई वह अपनी माँ के पास पहुंची तो देखा नानी भी वही थी। क्या हुआ बेटा? सुमित्रा देवी ने शांत स्वर में पूछा। तो परी का गुस्सा अधिक बढ़ गया। आपको मेरी शादी से कोई ऐतराज तो था तो पहले बता देती नानी, पर इस तरह से मुझे पनिशमेंट क्यों दे रही हो? पूछते हुए उसकी आंखों से आंसू आ गए। ना ना मेरी लाडो, भला मैं अपनी बच्ची को सजा क्यों दूं? सुमित्रा देवी ने उसके गालों पर हाथ फेरते हुए कहा। तो फिर मेरे कमरे में सफाई ना करवाना, मेरे कपड़े ना धोना, मेरे लिए चाय तक ना बनाना, यह सब क्या है? परी ने रोते हुए पूछा। तो सुमित्रा देवी मुस्कुरा दी। याद नहीं परी, कल मैंने तुझे क्या कहा था? आदत। अब अपने काम तुझे अपने हाथ से करने की आदत डालनी होगी बेटा। माना कि उज्जवल ने कहा है तुम्हें खाना नहीं बनाना होगा, पर बाकी सारे काम तो है ही ना। अगर हम ये सब तुझे नहीं सिखाएंगे तो और कौन सिखाएगा? समझा करो लाडो रानी, वहाँ तेरा काम करने के लिए ये तेरी माँ नहीं होगी। माना कि थोड़ी मुश्किल होगी तुम्हें शुरुआत में, पर तुम तो समझदार हो और उज्जवल का प्यार भी तो है साथ में, धीरे धीरे सब सीख जाओगी। कहकर सुमित्रा देवी संध्या जी को लेकर वहाँ से चली गई। दूसरे दिन से खाना तो संध्या जी बना देती थी, पर परी को सुबह शाम अपने लिए चाय नाश्ता खुद ही बनाना पड़ता। अपने कमरे की सफाई, खुद के कपड़े धोना, उन्हें तय कर रखना, अपना बाथरूम धोना आदि काम भी उसे ही करने पड़ते। हफ्ते में 3 बार सुमित्रा देवी ने उससे सब्जी लाने व उसे चुनकर फ्रिज में रखने का काम भी करवाया। हद तो तब हो गई जब एक दिन मेड के न आने पर उससे बर्तन भी धुलवाए और संध्या जी को इसकी मदद करने के लिए सख्त मना कर दिया। शादी के बाद आदत डालनी पड़ेगी। बस इस एक ही वाक्य के आगे परी अपनी कोई दलील नहीं रख पाती थी, क्योंकि नानी सच कह रही है, इसका एहसास तो उसे भी हो चला था। क्लास, पढ़ाई और घर के कामों से 8 दिन में ही
परी बेजान हो गई। उसकी हिम्मत अब जवाब देने लगी। सुमित्रा देवी ने देखा कि लोहा पूरी तरह से गर्म हो चुका है और फिर उन्होंने अपना आखिरी वार किया। उज्जवल हड़बड़ी में अपने छोटे से कमरे को व्यवस्थित करने हेतु बस सामान को इधर से उधर रखे जा रहा था। जब से परी ने उससे कहा था कि आज परी की नानी उससे मिलने उसके घर आ रही है, तब से तो मानो जैसे उज्जवल के होश ही उड़ गए थे। हैरान तो तब वह तब से ही था जब से परी ने अपने घर से शादी को मंजूरी मिलने वाली बात कही थी और उसे 1 महीने बाद पापा से बात करने को कहा था। शादी तो उज्जवल को बस इसीलिए करनी थी ताकि परी हमेशा उसके साथ पास रहे और दोस्तों में उसकी इज्जत कायम रहे। उसे पक्का यकीन था कि परी के घर वालों की रजामंदी कभी नहीं मिलेगी और वो परी को भगाकर ले जाएगा। उसने तो दोस्तों के साथ मिलकर प्लानिंग भी कर रखी थी। इस सब में उसे एक एडवेंचर नजर आ रहा था, पर यहाँ तो पासे उल्टे ही पड़ गए थे। अब इस नानी से कैसे निपटा जाए, इसी विचारों में खोया था। उज्जवल की तभी परी अपनी नानी के साथ आई। हेलो नहीं, मेरा मतलब पाए लागू। नमस्कार आंटी। नहीं नानी जी। उज्जवल को इस तरह बौखलाया देख परी की तो हंसी छूट गई, पर सुमित्रा देवी ने उसे सहज करते हुए सामने रखा पानी का गिलास उसके आगे किया। पूरा पानी पीने के बाद भी उज्जवल की जुबान सूख रही थी। पहले तो सुमित्रा देवी ने उसके कामकाज व घर वालों के बारे में उससे थोड़ी बहुत बातचीत की और फिर अपने साथ लाए। लड्डुओं का डिब्बा उसके हाथों में थमाते हुए उसकी आंखों में आंखें डाल सीधे शब्दों में पूछा, तो उज्जवल शादी करना चाहते हो हमारी परी से? नानी द्वारा अचानक इतने स्पष्ट रूप में पूछे जाने की उज्ज्वलता की तो सिट्टे पुट्टी गम हो गई। उसने लड़खड़ाती हुई जुबान में कहा, नहीं, मैं तो बस नहीं। इससे पहले कि वह आगे कुछ कहे परी चिल्लाई, 2 औरतों को खुद को घूरते देख हमारा उज्जवल ज्यादा ही डर गया। नहीं मतलब हाँ, मैं परी, प्यार, शादी। उसकी जुबान से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। अच्छा अच्छा, मैं समझ गई। सुमित्रा देवी अपनी हंसी मन में दबाते हुए बात शुरू की। तो उज्जवल, हमें शादी से कोई आपत्ति नहीं। तुम तो काफ़ी अच्छे लड़के हो और हमारी बेटी को आगे पढ़ाना भी चाहते हो, है ना? जी हाँ नानी जी। अपनी तारीफ सुन उज्जवल की कॉलर थोड़ी टाइट हुई ही थी कि सुमित्रा देवी ने पूछा, पर एक बात बताओ बेटा, शादी के बाद खाना बनाने वाली का, मेड का कुछ इंतजाम किया है? बहुत सारी चीज़ें भी खरीदनी पड़ेगी तुम्हें, है ना? और परी की मेडिकल कॉलेज की फीस, हॉस्टल का खर्चा, उसकी किताबें, रहन सहन, कपड़े, मेरा मतलब है इस बारे में भी कुछ तो सोचा ही होगा ना तुमने? जी मैं वो इससे पहले कि उज्जवल कुछ बोले परी बोल पड़ी, पर नानी यह सब खर्चा तो पापा करेंगे ना? सुमित्रा देवी ने अचरज से उसकी ओर देखा और कहा, अरे बिटिया, शादी के बाद तो पत्नी की सारी जिम्मेदारी पति की ही होती है। और मान ले कि तेरे पापा पैसे दे भी दे तो उज्जवल के स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचेगी। वह क्या तेरे पापा से पैसे लेगा? क्यों उज्जवल? उज्जवल की तरफ मुखातिब होते हुए उन्होंने पूछा। हाँ, मेरा मतलब है नहीं 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 लूँगा। कहते हुए उज्जवल को 2 महीने से ना चुकाया हुआ उसके कमरे का किराया याद आ रहा था। उसने सोचा, कहाँ तो वो परी के साथ भाग कर मंदिर में दोस्तों के सामने बिल्कुल फिल्मी अंदाज में शादी रचाना चाहता था, किसी फिल्मी हीरो की तरह अपने खून से उसकी मांग भरना चाहता था। और कहाँ यह नानी सारा बही खाता खोलकर बैठ गई थी, उसके मन के हाव भाव को भांपते हुए। सुमित्रा देवी ने आगे कहा, खैर छोड़ो, यह सब तो बाद की बात है, पर बेटा, अपने माता पिता से तो तुमने परी के बारे में बात की तो होगी ना? इसके पापा के आने के बाद तो हमें उन्हें हमारे घर बुलाएंगे ही, पर मैं सोच रही थी कि आज उनसे फ़ोन पर बात कर लेती हूँ ताकि मिलने से पहले थोड़ी सी जान पहचान हो जाए। जरा उन्हें फ़ोन तो
मिला ना बेटा। नानी की बातें सुन तो उज्जवल को लगा कि वह वहां से भाग जाए। जी उनका फोन खराब है, उसने बात टालने के लिए झूठ बोल दिया। पर परी ने उसकी आंखों में वह झूठ पढ़ लिया। उसकी हर बात पर लड़खड़ाती हुई जुबान, चेहरे पर स्पष्ट रूप से नजर आने वाली परेशानी, घबराहट और नाराजगी देख परी ने सुमित्रा देवी से बस इतना कहा, चले दादी। आज सालों बाद सूरज और संध्या जी के घर में काफी चहल पहल थी। हर कमरे से हंसने खिलखिलाने की आवाज आ रही थी। आज परी की मेहंदी की रात थी। परी आज एक बहुत बड़ी डॉक्टर बन गई थी। उसी के सहयोगी डॉक्टर अनुज से आज उसकी शादी थी। अनुज को जीवन साथी के रूप में चुना था। दोनों के घर वाले उनके इस फैसले से बहुत खुश थे। पैरट ग्रीन कलर के लहंगे में सजी, अपने दोस्तों के छेड़खानी से गुलाबी हो चली परी पर से संध्या जी की नजर ही नहीं हट रही थी। एक कोने में बैठे बैठे अपनी बूढ़ी आंखों से सुमित्रा देवी संतोष के साथ प्यारी पोती को निहार रही थी। तभी एक चिर परिचित से चेहरे को उन्होंने अपनी ओर आते देखा। पाए लागू नानी जी, कहते हुए उज्जवल अपनी पत्नी के साथ नानी के चरणों में झुक गया। अरे नमस्कार। नहीं हेलो बेटा, सुमित्रा देवी ने मुस्कुराकर कहा तो अतीत को याद कर उनके साथ साथ उज्जवल के चेहरे पर भी मुस्कान छा गई। कैसे हो उज्जवल? परी कह रही थी कि तुम्हारी खेती के फूल अब तुम विदेशों में भी भेजने लगे हो। अच्छा है, खूब तरक्की करो। सुमित्रा देवी ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, यह सब तो आप ही का आशीर्वाद है नानी। उस समय अगर आप परी के साथ साथ मुझे भी यथार्थ के धरातल पर नहीं लाती तो शायद मैं कभी गांव वापस जाकर अपने बाबूजी का खेती में हाथ नहीं बटाता और न ही अपनी छुटी हुई पढ़ाई पूरी कर एग्रीकल्चर में मास्टर की डिग्री हासिल करता। आज आप ही की कृपा से आज अंजू के साथ सुखी ग्रस्त जीवन जी रहा हूँ। कहते हुए ओए उज्जवल, क्या नानी से ही बात करेगा या यहाँ आकर? परी ने आवाज लगाई तो उज्जवल का सहारा लिए सुमित्रा देवी भी उनकी ओर चल दी। इतने में किसी ने ढोलक पर थाप दी और गाना सुनाई दिया, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। सुमित्रा देवी ने परी की ओर देखते हुए गाया, मेहंदी भी लगा के रखना, डोली भी सजा के रखना। और फिर उज्जवल का कान खींचकर कहा, पर सजना जी लेने आई है तो पहले उन्हें परखना। उज्जवल ने हाथ जोड़े हंसते हुए गाया, नानी अब और कुछ न कहना, अब और कुछ न करना और सही समय पर ही बेटी को विदा करना। संध्या जी ने परी के गले में हाथ डाले गाना पूरा किया तो सबकी आंखें खुशी से छलक गई। धन्यवाद।